बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, पिछले पूरे वीक के अंदर जो नेशनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितने भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो करंट अफेयर्स हैं नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, जो कि एफआईए में असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब और इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस की जॉब है, उसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन मौजूद होगा। जिन लोगों ने पीएमएस के लिए अप्लाई कर रखा है उन लोगों को भी करंट अफेयर्स के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत होती है, और उसके साथ साथ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड तमाम वन पेपर जॉब्स की तैयारी के लिए जो करंट अफेयर्स की सीरीज है वो उसका हम आज से इंशाल्लाह आगाज करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर पिछले पूरे एक वीक के करंट अफेयर्स को एक बहुत ही यूनिक तरीके से आप लोगों के साथ प्रेजेंट किया जाएगा। नॉर्मली आप लोग करंट अफेयर स्टडी करते हैं क्वेश्चंस की सूरत में, लेकिन आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड पता नहीं होता। लेकिन ये जो वीडियो है जो कि इंशाल्लाह वीक बेसिस के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, इसमें हम करंट अफेयर्स को इस तरीके से स्टडी करेंगे कि हमारा एमसीक्यूज भी कवर हो जाए और हमें इंटरव्यू में भी उसकी हेल्प मिले। और इसके साथ साथ अगर हमने पीएमएस के पेपर देने हैं या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना है तो उसमें हमें चीज़ों को लिखते हुए भी हमारे पास एक डाटा मौजूद होना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम इंशाल्लाह। और इसमें सबसे पहले हमने 20 मार्च और 26 मार्च के दौरान जो इंटरनेशनल डेज गुजरे हैं, जो बैनुल अक़वामी दिन मनाए गए हैं, उनके मुतालिक स्टडी करना है। तो उसमें सबसे पहले 20 मार्च है, 20 मार्च। और 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के साथ साथ जो 2023 की इंटरनेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक पहले नंबर पे दुनिया में फिनलैंड है, और ये छठी दफा फिनलैंड को पहले नंबर पर आने का एजाज हासिल हुआ है। पाकिस्तान इस रिपोर्ट के मुताबिक 108वें नंबर के ऊपर मौजूद है, और हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया जो है वो इस रिपोर्ट के मुताबिक 126वें नंबर के ऊपर मौजूद है। और ईस्ट जो एशिया है उसमें इंडिया जो है ये इस रैंकिंग के अंदर लोएस्ट कंट्री है, यानी पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ज्यादा हैप्पी कंट्री इस हवाले से करार दिया गया है इस रिपोर्ट के मुताबिक। उसके बाद जो 21 मार्च है उसे इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के तौर पे मनाया जाता है, और साल 2023 का जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट था उसका थीम था जी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ये थीम आपने याद करना है कि 2023 में जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया उसका थीम क्या है और कब मनाया गया है। तो 21 मार्च को मनाया गया था, और इसका जो थीम है वो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का फॉरेस्ट एंड हेल्थ है। इसके साथ साथ 21 मार्च को इंटरनेशनल नौरोज डे भी मनाया जाता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया था, और वर्ल्ड वाटर डे 1993 से मनाया जा रहा है। और वर्ल्ड वाटर डे 2023 का जो थीम था वो एक्सेलरेटिंग चेंज था। उसके बाद 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे है, और इस दफा का जो वर्ल्ड टीबी डे था उसका थीम था यस वी कैन एंड टीबी। तो ये जो थीम्स हैं ये आपने नोट करना है, ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। 25 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी है, जो कि बेसिकली जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो एथनिक और रेशियल स्लेव्स रखे जाते थे पुराने जमाने के अंदर, उसको लेकर और पूरी दुनिया के अंदर जो स्लेवरी का कल्चर था उसके खत्म हो जाने के बाद उसकी याद में मनाया जाता है। और अभी भी पूरी दुनिया के अंदर जो स्लेवरी का एक सिस्टम मौजूद है समहाउ, उसके मुतालिक ये रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। तो इस स्लाइड में आप लोगों के साथ मैंने डेज शेयर की हैं और उनके थीम्स शेयर किए हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से देखने हैं। उसके बाद ये जो 20 से लेके 26 मार्च तक का वीक गुजरा है, इस वीक में जो 20वीं एनिवर्सरी थी इराक वॉर की, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके एलाइज की तरफ से इराक के ऊपर एक जंग मुसल्लत की थी, उस जंग को 20 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो इस वीक अगर आपने इंटरनेशनल कोई भी अखबार पढ़ा हो या इंटरनेशनल कोई भी न्यूज़ आप सुनते हो तो उसमें आपको जो यूएस इराक वॉर थी उसके मुतल्लिक खबरें सुनने को मिली होंगी। तो उसके मुतल्लिक हमने डिस्कस करना है। ये जो जंग थी ये 20 मार्च 2003 को स्टार्ट हुई थी, और 18 दिसंबर 2011 तक ये जंग जारी रही थी। इस जंग में बरतानिया, नेटो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, ये सारे ममालिक एक साइड के ऊपर थे, और इराक में सद्दाम हुसैन की जो रिजीम थी उसके अगेंस्ट ये जंग लड़ी गई थी। और उस वक्त जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट थे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, और जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे वो डिक चैनी थे। यानी ये मैं उन शख्सियात का यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ जिनको डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाता है इराक वॉर के लिए। उसके अलावा जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे वो डोनाल्ड रम्सफेल्ड थे, और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे ये कॉलन पावल थे। एक बात याद रखें कि ये जो डोनाल्ड रम्सफेल्ड हैं ये
यूनाइटेड स्टेट्स के यानी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यंगेस्ट भी हैं और ओल्डेस्ट भी हैं। यानी इन्हें यंगेस्ट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रहने का एजाज भी हासिल है और ओल्डेस्ट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रहने का एजाज भी हासिल है डोनाल्ड रम्सफेल्ड को। उस वक्त जो यूएन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो कॉलिन पावल थे, और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो टोनी ब्लेयर थे। और उस वक्त जो इराक के सदर थे वो सदर सद्दाम हुसैन थे, ये पांचवें प्रेसिडेंट थे इराक के। और 30 दिसंबर 2006 को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था, और 1979 से लेके 2003 तक ये इराक के प्रेसिडेंट रहे थे। तो एक लंबे अरसे तक इन्होंने इराक को रूल किया था। इराक जो है ये दरअसल आप मिडल ईस्ट का एक कंट्री है, और बगदाद इसका कैपिटल है। यहाँ की जो करेंसी है वो इराकी दिनार है। मौजूदा इराकी जो प्रेसिडेंट हैं वो अब्दुल लतीफ राशिद हैं, और जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं इराक के उनका नाम मोहम्मद शिया अल सुडानी है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ सद्दाम हुसैन जो हैं खित्ते में और जंगों के अंदर भी इन्वॉल्व थे। उनके अंदर एक इराक गल्फ वार हुई थी जिसे इराक कुवैत वार भी कहते हैं। ये जंग 2 अगस्त 1990 को शुरू हुई थी और 28 फरवरी 1991 को इस जंग का खात्मा हुआ था। इसके साथ साथ ईरान इराक वार एक जंग हुई थी, उसके अंदर भी सदर सद्दाम हुसैन मुलव्वस रहे, और ये 22 सितंबर 1980 को स्टार्ट हुई थी और 20 अगस्त 1988 तक ये जंग जारी रही थी। तो ये जो 20वीं एनिवर्सरी थी इराक वार की, उसके मुतालिक जितने भी मुमकिन क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं या जिनका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, तो मैंने कोशिश की है वो सारी चीजें इसके अंदर मैंने इसको शामिल कर दी है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका न्यू जर्सी में। वहां पे एक शाम की शहरी है नादिया कहफ, जिन्हें एजाज हासिल हुआ है पहली मुस्लिम फीमेल जज का जिन्होंने हिजाब भी यानी पहना हुआ है। यानी हिजाब पहनी हुई ये पहली फीमेल जज हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, और इनका नाम नादिया कहफ है, और शाम सीरिया से इनका ताल्लुक है। और 23 मार्च 2023 को इन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया था, और बड़ी मजे की बात यह है कि इन्होंने अपने ओहदे का हल्फ कुरान मजीद के ऊपर उठाया, यानी कुरान मजीद पे हाथ रख के इन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया है। यहाँ के एक सेनेटर हैं जो कि कांग्रेस का हिस्सा है, क्रिस्टीना कुराडो। इन्होंने इनकी मुखालफत की थी, बड़े लंबे अरसे से ये मुखालफत कर रहे थे, लेकिन यहाँ की जो आवाम थी और जो लोकल कम्युनिटी थी वो ये चाहती थी कि जो नादिया कहफ है उन्हें उनकी खिदमात के इवज जो है वो जज के इस सौदे के ऊपर तरक्की दी जाए। ताहम ये जो सेनेटर थे क्रिस्टीना क्राडो, ये इनकी मुखालफत करते रहते थे। तो अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको इसके मुतालिक भी आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा एक और डेवलपमेंट जो हमने देखी वो देखी 24 मार्च 2023 को, जब एक ड्रोन अटैक हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से शाम के अंदर। और इस ड्रोन अटैक के अंदर 14 प्रो ईरानियन जो आप फाइटर्स कह सकते हैं उनकी डेथ हो गई थी। और ये अटैक जो है ये यूएसए की तरफ से तब किया गया था जब इससे एक दिन पहले ईरान की तरफ से एक यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये कहना है कि 23 मार्च 2023 को ईरान की तरफ से एक ड्रोन अटैक किया गया था इनके बेस कैंप के ऊपर, जिसके नतीजे में एक जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्ट्रैक्टर है उसकी डेथ हो गई थी और 5 के नजदीक जो लोग हैं वो जख्मी हो गए थे। जिसके जवाब में अमेरिका ने ये अटैक किया है ईरान के ऊपर। और जिस दिन ये अटैक हुआ था उस दिन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो कनाडा जा चुके थे और कनाडा में उनकी जस्टिन ट्रूडो के साथ मुलाकात थी, जो वहां पे इसकी उन्होंने तस्दीक भी की थी। और जो ईरानी ड्रोन जहां पे गिरा है उसका नाम काम कैसे है, ये आपने देख लेना है, इसको याद रखना है कि ये एक ईरानी साख्ता ड्रोन अटैक था जो कि सीरिया के ऊपर किया गया था। इस वक्त जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनका नाम क्या है, तो इस वक्त के जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो लॉयड आस्टन हैं। और कमांडर सेंट्रल कमांड जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उनका नाम है जनरल माइकल कुरेला। तो ये दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं ये पूछे जा सकते हैं, इनका भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये टिकटॉक आजकल काफी खबरों में है, चूंकि अमेरिका के अंदर इसके ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है। यूरोपीय जो काफी पार्लियामेंट्स हैं उन्होंने भी इसके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं। और इस वक्त जो टिकटॉक के सीईओ हैं उनका नाम शू जी च्यू है। और फ्रांस ने रिसेंटली इस चीज का ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द टिकटॉक को बैन कर देंगे उनके सिविल सर्वेंट्स के लिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के लिए और साइबर क्राइम के लिए जो टिकटॉक है ये बहुत बड़ा जरिया है, और उससे जो हसास नोयत की इंफॉर्मेशन होती है मुल्की लेवल की वो ब्रीच हो सकती है। इसके अलावा रिसेंटली हमने ये देखा है कि यूके, डच पार्लियामेंट, बेल्जियम पार्लियामेंट और न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने भी टिकटॉक को अपने ऑफिशियल्स के लिए बैन किया है। इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर भी बाकायदा बहस जारी है कि टिकटॉक को बैन किया जाए या बैन न किया जाए। इसके साथ साथ जो यूरोपीय यूनियन के दो बहुत बड़े पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनका नाम, एक है कमीशन और दूसरे का नाम है काउंसिल, इन्होंने भी टिकटॉक के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है।
एक और डेवलपमेंट हमें देखने में आई थी 19 मार्च 2023 को, जब खालिस्तान मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाले कुछ सिख गिरोहों ने जो अम्बेसी थी वहां पर जो इंडिया का झंडा था उसको हटा के वहां पर जो अपना खालिस्तान का झंडा था वो लहरा दिया था, जिसके ऊपर इंडिया की तरफ से खासा एहतजाज किया गया था यूके के लिए। और इंडिया ने ये कहा था कि नेक्स्ट टाइम हमारे जो ताल्लुकात हैं उनकी मजबूती के लिए ये जरूरी है कि जो बरतानी गवर्नमेंट है वो कार्रवाई करे ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि खालिस्तान तहरीक को लेकर इंडिया को सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके जो स्पोक्स पर्सन है उनका नाम अरिंदम बगची है। अरिंदम बगची ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका नाम जेम्स क्लेवरली है, जिन्होंने ये कहा है इंडिया को कि हम इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर आपके साथ तावन करेंगे। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट जो आई वो ज़कात के हवाले से थी। आपको जैसे पता है कि माह रमज़ान के शुरू में जो हमारे यहाँ बैंकिंग का सिस्टम है उसमें भी ज़कात काट ली जाती है। तो यूएनएचसीआर जो है, यूनाइटेड नेशंस के नीचे एक इदारा है, इसने 200 मिलियन यूएस डॉलर्स इकट्ठे किए हैं रेफ्यूजीज के लिए ज़कात के ऊपर। यानी जो ज़कात फंड बनाया गया है यूएनएचसीआर की तरफ से, उस यूएनएचसीआर के फंड में 200 मिलियन डॉलर डिपॉजिट किए गए हैं। और वो रेफ्यूजीज जो हैं, बेसिकली मुस्लिम रेफ्यूजीज जैसे रोहिंग्या हैं या सीरियन पीपल हैं या इसके अलावा बाकी ममालिक अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए ये पैसा जो है खर्च किया जाएगा। एक और डेवलपमेंट जो खित्ते में हुई यूनाइटेड किंगडम की तरफ, वो ये हुई कि जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने विजिट किया यूके को 24 मार्च 2023 को। और जो बाहमी दिलचस्पी के इनके दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं और उसके मुतल्लिक जो रिपोर्ट्स हैं वो भी जारी हुई हैं। उसके अलावा जैसा कि मैंने पीछे डिस्कस किया था कि जिन दिनों ये ईरान के प्रो ईरानियन फाइटर्स के ऊपर अटैक किया गया था अमेरिका की तरफ से, उन्हीं दिनों यूएस कनाडा टॉक्स भी हुए हैं। और वो बड़े इंपॉर्टेंट नोयत के यूएस कनाडा टॉक्स थे, क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है कनाडा की तरफ से जिसमें कनाडा की आबादी में तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा इजाफा हुआ है बड़ी तेजी से। और उसमें बेसिकली ज्यादातर जो लोग हैं वो रेफ्यूजीज हैं, पनाह गुज़ीन है, या जो अनऑफिशियली बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं यूएसए की तरफ से और फिर यहाँ पे आके वो पनाह ले लेते हैं, एजाइलम सीख कर लेते हैं। तो ये जो मुलाकात हुई थी ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के दरमियान और जो कनाडन प्रेसिडेंट है जस्टिन ट्रूडो उनके दरमियान हुई थी। रूडो कॉटेज है उटावा के अंदर। और ये मुज़ाकरात कब हुए? 24 मार्च को हुए, उटावा में हुए, जो कि कनाडा का सदर मकाम है। और इसमें जस्टिन ट्रूडो जो थे वो कनाडा की तरफ से शामिल थे और जो बाइडेन अमेरिका की तरफ थे। और ये रोडो काइटेज में ये मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में डील हो चुकी है एजाइलम सीकर्स के लिए, और बाकायदा पॉलिसी बनाने के ऊपर बातचीत हो चुकी है कि जो पूरा बॉर्डर है यूएसए और कनाडा के दरमियान उसको मॉनिटर किया जाए कि किस तरीके से दोनों अतराफ से लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर पे बॉर्डर क्रॉस करते हैं और फिर वहां आके दूसरे मुल्क की जो शहरियत है उसे क्लेम करते हैं। और इसके मुतालिक दोनों ममालिक में एक एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है ऑलरेडी, जो कि पहले से चल रहा है। उसका नाम सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट या STCA है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस जगह पे न्यूयॉर्क मौजूद है और कनाडा का बॉर्डर है, न्यूयॉर्क और कनाडा के बॉर्डर के दरमियान एक रोड है जिसे रॉक्सम रोड कहते हैं। ये बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा दलदल किस्म का एक रोड है जिसे लोग क्रॉस करके न्यूयॉर्क से कनाडा की तरफ जाते हैं। और जैसे ही ये कनाडा की तरफ जाते हैं तो वहां पे जो कनाडा की एक हल्का है, एक आबादी है, उसे टाउन को, कस्बे को क्यूबेक कहते हैं। और क्यूबेक दरअसल वही हल्का है, वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से जस्टिन ट्रूडो खुद इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में जाते हैं। तो ट्रूडो के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ट हो रहा है कनाडा के अंदर से कि आपके हल्के में लोग, आपका, क्योंकि वहां पे सदर मुकाम है, आपकी सारी सियासत वहां से होती है और वहीं से जो लोग हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा की तरफ आते हैं और कनाडा के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि इस रोड का नाम रॉक्सम रोड है और ये न्यूयॉर्क और कनाडा के बॉर्डर के दरमियान मौजूद है। क्यूबेक का मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया। और व्हाइट हाउस के जो नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्स पर्सन है उनका नाम जॉन करबी है। ये भी आपने याद करना है। ये दरअसल जितने भी प्रेसिडेंट की तरफ से जो डेलीगेशन होते हैं, जो मुज़ाकरात होते हैं, उनके ऊपर अक्सर ये अपनी जो है वो राय का इजहार करते रहते हैं प्रेसिडेंट के बिहाफ के ऊपर। इनका नाम जॉन करबी है। उसके अलावा जो यूएन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इस वक्त के, उनका नाम एंथनी ब्लिंकन है। और जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है मौजूदा, उनका नाम जॉर्जिया मेलोनी है, जिन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गैर मुल्की जो तारकीन वतन है वो बड़ी तेजी से समुद्र क्रॉस करके इटली और यूनान वगैरह के जो ममालिक हैं वहां पहुंच जाते हैं। अब आ जाते हैं हम रशिया इशू के ऊपर। पिछले दिनों एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई यूक्रेन वार को लेके, चूंकि दुनिया का ये मौकफ है और हम ये देख भी रहे हैं, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि रशिया जो है वो बड़े भारी हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, यूक्रेन की आबादी को टारगेट कर रहा है, सिविल आबादियों को टारगेट कर रहा है, जिसके नतीजे में बच्चों की अमवात भी हो रही है, बूढ़ों की अमवात भी हो रही है। तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है व्लादिमीर पुतिन का। और ये अरेस्ट वारंट जारी हुआ है 25 मार्च 2023 को। व्लादिमीर पुतिन का अरेस्ट वारंट जारी किया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट
ने। और जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं सरगई लारोव, उन्होंने इसकी बड़े सख्त अल्फाज के अंदर मजम्मत की है। इसके साथ साथ जो रशिया के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके साथ साथ साबिक प्रेसिडेंट भी हैं दिमित्री मेदवेदेव, और ये मौजूदा जो है वो डेप्टी चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है। तो दिमित्री मेदवेदेव जो है ये मौजूदा डेप्टी चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल भी हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं और एक्स प्रेसिडेंट भी हैं रशिया के। इन्होंने तो बाकायदा ये कहा है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ये अरेस्ट वारंट जारी किया, ये दरअसल रशियन फेडरेशन के ऊपर जंग मुसल्लत करने की बात है, और हम इसको बड़े सख्त तरीके से इस चीज को देखते हैं। रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कब किया था? 24 फरवरी साल 2022 को इन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था। अभी तक ये जंग दोनों तरफ अतराफ से जारी है। और व्लादिमीर जेलेंस्की जो है ये प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, और केव जो है ये यूक्रेन का कैपिटल है, मॉस्को कैपिटल है रशिया का। और रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम व्लादिमीर पुतिन है, उनके फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लारोव हैं, दिमित्री मेदेव जो है उनके डिप्टी चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैं। इसके अलावा ये जो यूरोप के अंदर हमने ये कॉन्फ्लिक्ट देखा है, बड़े लंबे अरसे के बाद एक मोमेंटम शिफ्ट हुआ है कि पहले सेंट्रल एशिया या इसके साथ साथ जो ईस्ट मिडल ईस्ट के जो ममालिक होते थे, यही बैटलफील्ड होता था, प्रॉक्सी वार का हिस्सा होता था या कोल्ड वार का हिस्सा होता था। लेकिन अब हमने पहली दफा देखा है कि क्यूबन जो मिसाइल क्राइसिस हुआ था 1962 में, उसके बाद एक डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त चल रहा है यूरोप के अंदर, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। और रशिया का ये मानना है कि बड़ी तेजी से अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं वो यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इनके ऊपर जो है वो अपनी जंग मुसल्लत किए हुए हैं। और दोनबास का जो रीजन है जहां पे सबसे पहले जो है ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, इसके मुतालिक मेरी डिटेल वीडियो पहले भी चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक नई रिपोर्ट जारी हुई है वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल के हवाले से, और ये रिपोर्ट जो है ये ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 ने पब्लिश की है। ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट जो है ये एक इदारा है जो कि ये लिस्ट जारी करता है, जिसके फाउंडर और प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं वो पर्पर्ट हुक वॉफ हैं, इनका नाम आपने याद करना है। और इस लिस्ट के अंदर चाइना के 229 बिलियनायर जो हैं उनकी कमी हुई है एक साल के दौरान। यानी जो पिछला एक साल गुजरा है उस एक साल में इस लिस्ट के अंदर 229 जो चाइनीज बिलियनायर्स थे वो अब बिलियनायर नहीं रहे, बिलियनायर की लिस्ट से नीचे चले गए हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत है। चाइना के अंदर जो टेक सेक्टर है उसके ऊपर मॉनिटरिंग चल रही है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज अली बाबा हो गई वो भी अब सफर कर रही है, और इसके अलावा बहुत बड़ी टेक कंपनीज को सफर करना पड़ रहा है चाइना की पॉलिसीज की वजह से। इसने जो नई लिस्ट जारी हुई इसके अंदर 3112 बिलियनायर शामिल हैं। उन 3112 बिलियनायर्स में 969 चाइनीज हैं और 691 जो है वो यूएसए से उनका ताल्लुक है। उसके अलावा वर्ल्ड वाटर डे के मुतालिक हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, और इसके ऊपर एक यूनाइटेड नेशंस की वाटर कॉन्फ्रेंस भी जारी है। ये वाटर कॉन्फ्रेंस जो है वो ये अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में इस वक्त जारी थी, और ये 22 मार्च से लेकर 24 मार्च साल 2023 तक हुई। एंटोनियो गुतेरेस जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं जनरल असेंबली के, उन्होंने भी यहाँ के आके खिताब किया था, और अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक को, एशिया के ममालिक को, और लैटिन जो अमेरिका है वहाँ के बहुत सारे ममालिक को इसके अंदर इन्वाइट किया गया था। और अफ्रीका और लैटिन कंट्रीज के दरमियान एक इनिशिएटिव के ऊपर भी सिग्नेचर किया गया, जिसके नतीजे में ये बात उन्होंने तय की है कि हम साल 2035 तक इस पॉलिसी के तहत 3 लाख किलोमीटर का जो एरिया है जहां से पहले रिवर्स गुजरते थे अब नहीं गुजरते, इनको किसी तरीके से दोबारा से हम रिवाइव करेंगे। वाटर के ऊपर जो इससे पहले एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है, वो अर्जेंटीना में हुई थी, और इस कॉन्फ्रेंस का नाम था मार्डल प्लेटा वाटर कॉन्फ्रेंस, और ये 1977 में हुई थी। ठीक है जी। उसके बाद कोविड 19 को लेके भी आजकल बड़ी खबरें दोबारा सरगर्म हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कोविड 19 की शरह में एकदम से तेजी देखने में आ रही है, चाइना के अंदर भी तेजी देखने में आ रही है। अब एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें कोविड 19 के सोर्स के ऊपर बात की जा रही है कि कोविड 19 कहाँ से निकला था। ये तो हम सब जानते हैं कि ये चाइना के वुहान सिटी से ये निकला था। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसमें वुहान की एक एनिमल मार्केट है जिसे ह्यूनान एनिमल मार्केट कहा जाता है। आपको पता है कि चाइनीज कल्चर है, वो लोग हर चीज खा जाते हैं, चूहे खा जाते हैं, डॉग्स खा जाते हैं, कैट्स खाते हैं, पिग वो लोग खा जाते हैं, चूहे के अलावा बंदर भी वो खाते हैं, और उनके यहाँ जो है वो लाइव एनिमल मार्केट्स होती हैं जहाँ पे आके लोग परचेज करते हैं उन जानवरों को। तो अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके अंदर ये मानना है कि जो हुनान एनिमल मार्केट थी वुहान की, वहां से कोविड 19 जो है ये फैला था। अब आईएमएफ की एक तो डील चल रही है आजकल पाकिस्तान के साथ, इसमें अभी तक स्टाफ लेवल का मुआहदा नहीं हुआ, हालांकि मुज़ाकरात बड़े लंबे अरसे तक होते रहे। पाकिस्तान ने तमाम जो डिमांड्स थी आईएमएफ की उनको मान लिया है, एनर्जी सेक्टर की हो अंदर, चाहे वो एनर्जी सेक्टर में हो, इसके अलावा 17 ग्रेड के जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं उनके एसेट्स की डिक्लेरेशन के हवाले से चाहे चीज़ें हों, गैस के हवाले से हों, इन्फ्लेशन के हवाले से हों, डॉलर जो मार्केट रेट के हवाले से बातें चल रही थी, इसके बावजूद भी अभी तक बाजाब्ता डील
नहीं हो सकी। लेकिन दूसरी तरफ पिछले दिनों जो एक हमारा पड़ोसी मुल्क आप कह लें इन सेंस कि हमारे उसके साथ बड़े ताल्लुकात रहे थे, श्रीलंका के साथ, जो कि हमारे साउथ एशिया के अंदर वाक़ई है, और कोलंबो जी इसका कैपिटल है। श्रीलंका के साथ आईएमएफ की डील हो चुकी है, आईएमएफ ने अप्रूवल दे दी है उनके रेस्क्यू प्रोग्राम की, और ये अप्रूवल जो है ये 20 मार्च को मिला है। इससे पहले श्रीलंका डिफॉल्ट कर चुका था, लेकिन अब श्रीलंका डिफॉल्ट से निकल आया है। और मौजूदा जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं वो विक्रमसिंघे हैं। इनसे पहले राजापाक्से थे, जो कि एहतजाज के नतीजे में अपने मुल्क को छोड़ के बाहर चले गए थे। राजापाक्से के बाद विक्रमसिंघे प्रेसिडेंट थे, जिनकी क़यादत के अंदर आईएमएफ के साथ ये मुज़ाकरात हुए हैं। उसके अलावा जो चाइना रशिया और यूक्रेन की वॉर है, इस वॉर का पूरी दुनिया के ऊपर बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन जो है उसे फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। पूरी दुनिया को जो तेल की सप्लाई होती है, खुर्दनी तेल जो खाने का तेल होता है, वो यहाँ से जाता है। इसके साथ साथ जो दुनिया के अंदर जो जंगी जुनून है वो भी तो यहीं से निकल के आता है, क्योंकि रशिया जो है वो बहुत बड़ा आर्म सप्लाई है, और हमारा जो पड़ोसी मुल्क इंडिया है उसके ज्यादातर जो हथियारों की सप्लाई आती है वो रशिया की तरफ से ही आती है। तो इस यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से जो इंडियन आर्म सप्लाई है उसको बड़ा धचका लग चुका है। और एक बहुत ही डेवलप किस्म का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसे S-400 ट्रम्प कहते हैं, इसकी डील हुई थी इंडिया के दरमियान और रशिया के दरमियान, और इसके जो 5 यूनिट्स हैं वो टोटल आने थे रशिया की तरफ से इंडिया को, जिसमें से 2 यूनिट्स अभी तक बाकी रहते हैं, और वो 2 यूनिट्स जो हैं ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अभी इनको नहीं मिल रहे, इसके अंदर डिले हो रहा है। इंडिया जो है साल 2017 से अब तक तकरीबन 18.3 बिलियन US डॉलर जो है वो असलहा की खरीदारी के ऊपर स्पेंड कर चुका है, और इसमें से तकरीबन 8.5 बिलियन US डॉलर, तकरीबन आधा बन जाता है इतना, यानी 50 ऑलमोस्ट 45% जो ये टोटल पैसा खर्च कर रहा है इंडिया असलहा की खरीदारी में, वो तो सारे का सारा जो असलहा है वो रशिया से ये मार्केट से खरीदा जा रहा है। इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान को लेके यूएनडीपी की, और यूएनडीपी की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 30% जो यूथ है वो इस एज ब्रैकेट के अंदर है कि उन्हें अब यूनिवर्सिटीज के अंदर तालीम हासिल करनी चाहिए। और जो यूएनडीपी की इस रिपोर्ट के मुताबिक जो ये एज ब्रैकेट बनाई गई है वो 15 साल से लेके 29 साल तक के जो नौजवान हैं उनके लिए बनाई गई है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 247 के करीब जो है वो फंक्शनल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि काम कर रही हैं। और जो 2020 और 2021 में पाकिस्तान के अंदर लेबर फोर्स सर्वे हुआ था, इस लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक 37% जो पाकिस्तान की यूथ है वो ना तो तालीम हासिल कर रही है यूनिवर्सिटीज के अंदर, और ना ही उनके पास कोई रोजगार है। तो ये बाकायदा इसके ऊपर कंसर्न्स जारी किए गए थे रिपोर्ट के मुताबिक कि पाकिस्तान में जो यूथ है उनके पास उनके आगे अनसर्टेनिटी है, उन्हें नहीं नजर आ रहा कि हम अगर यूनिवर्सिटीज में जाएंगे भी तो तालीम किस किस्म की होगी, ऑन्टरप्रेन्योरशिप नहीं पर काम नहीं हो रहा, स्किल्स के ऊपर काम नहीं हो रहा, उनकी जो मेंटल ग्रोथ है उसके ऊपर भी काम नहीं हो रहा। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो हायर एजुकेशन का सेक्टर है वो बड़ी बुरी तरीके से मुतासर हो रहा है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी के ऊपर एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो तकरीबन अडल्ट अडल्ट वोमेन के अंदर 52% वोमेन है उनके पास अपना सेल फोन मौजूद है। और और जो इंटरनेट इस्तेमाल करने की सहूलत है वो खवातीन के पास 49% कम है मर्दों के मुकाबले में, यानी 49% लेस लाइकली देन मेन टू यूज इंटरनेट। और हर 10 में से जो 6 वमेन हैं उन्हें रेस्ट्रिक्ट किया जाता है इंटरनेट यूज करने के लिए, इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए उनके ऊपर डिफरेंट किस्म की रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। आईएमएफ के जो इस वक्त मौजूदा रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान के लिए, उनका नाम एस्थर पर्स र्यूइज हैं, जो कि पिछले दिनों खबरों में रहे हैं। जब उनसे ये पूछा गया था कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से नई एक पॉलिसी बनाई जा रही है कि सब्सिडी दी जाएगी टारगेटेड किस्म की पेट्रोल के ऊपर, तो इसके ऊपर क्या आपको एतमाद में लिया गया, तो नहीं लिया गया। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था, मीडिया टॉक थी दरअसल, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें इसके ऊपर किसी किस्म का हमसे अप्रूवल नहीं लिया गया। तो उन रिप्रेजेंटेटिव का नाम है एस्थर पेर्स र्यूइस, ठीक है जी। और पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड टीबी डे था उसमें पाकिस्तान के हवाले से भी टीबी के कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। पाकिस्तान की तरफ से जो टारगेट सेट किया गया है टीबी फ्री के लिए वो 2035 को सेट किया गया है कि साल 2035 तक पाकिस्तान का टारगेट है कि मुल्क से जो टीबी है उसका खात्मा हो जाएगा। जबकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2021 में टीबी के लिए एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, इस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 10.6 मिलियन जो लोग हैं वो टीबी से मुतासर हुए थे साल 2021 में, और 1.6 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी इस टीबी की वजह से ही। जबकि पाकिस्तान को दुनिया में 5th हाईएस्ट बर्डन ऑफ डिजीज कंट्री कहा जाता है टीबी को लेके। तो दुनिया में पाकिस्तान में 5वें हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस है टीबी के हवाले से।
नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम पाकिस्तान में हुकूमती सतह के ऊपर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि टीबी के हवाले से स्टैटिस्टिक्स अदाद-ओ-शुमार जारी करता रहता है और टीबी के कंट्रोल के ऊपर इनिशिएटिव्स देता रहता है। इसकी एक रिपोर्ट थी साल 2020 की, जिसके मुताबिक 5,73,000 लोग टीबी का शिकार हुए थे साल 2020 में, जिनमें से 46,000 लोगों की टीबी की वजह से डेथ हो गई थी। उसके अलावा एक हायर एजुकेशन से रिलेटेड रिलेटेड ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर पहले स्कूल साइड के जो एग्जामिनेशन है, इम्तिहान है, वो यूनिवर्सिटीज़ ही लेती थी, लेकिन शरीफ कमीशन एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी साल 1959 में, और इस रिपोर्ट के तहत पाकिस्तान के अंदर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बनाए गए थे। इसके अलावा 21 मार्च 2023 को पाकिस्तान, इंडिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तुर्कमानिस्तान में 6.8 मैग्नीट्यूड का एक जल्जला महसूस किया गया था, जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़्यादा जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो हमारा केपी के साइड है उसमें सवात, लोअर दीर, अपर दीर में कुछ जानी नुकसान की इतलात भी हुई थी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये रेक्टर स्केल के ऊपर 6.8 मैग्नीट्यूड का जल्जला था और इसकी गहराई जो है तकरीबन 180 किलोमीटर जेर जमीन थी। तकरीबन इतनी ही शिद्दत का जल्जला जो है ये तुर्की और सीरिया के बॉर्डर के ऊपर आया था, लेकिन उसकी गहराई जो है 27 किलोमीटर थी। और पाकिस्तान में जो 5 अक्टूबर 2005 को जो एक जल्जला आया था उसकी जो गहराई थी वो तकरीबन 10 किलोमीटर बताई जाती है। और इसके अलावा साइकोलॉजिकल जो मेंटल इलनेस है इसके ऊपर पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बात नहीं होती, तो रिसेंटली इसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो कि करंट अफेयर्स का हिस्सा है कि पाकिस्तान में हर पांचवा बंदा जो है ये साइकोलॉजिकल यानी दिमागी किसी ना किसी आर्जे में या साइकोलॉजिकल आर्जे के अंदर मुब्तला है, मेंटली डिस्टर्ब है और किसी ना किसी जो डिप्रेशन का वो शिकार है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 20,000 लोगों ने खुदकुशी की थी 2021 में। और पाकिस्तान में मेंटल इलनेस के ऊपर ज़्यादा बात नहीं होती, जहनी सेहत के ऊपर ज़्यादा खुल के हमारे यहाँ बात नहीं की जाती, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो जहनी सेहत के लिए जो डॉक्टर्स हैं और जो अमला है उसकी भी बड़ी कमी है। और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 270 साइकाइट्रिस्ट हैं इस वक्त और 500 के करीब जो हैं साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। और आपको पता है कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, इसके मुतालिक मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपको डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर। इसमें ये इस चीज के ऊपर फोकस किया गया था कि दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं जो बड़ी तेजी से कार्बन इमिशन कर रहे हैं और कार्बन इमिशन की वजह से दुनिया का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है। और उस इंक्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से दुनिया के कुछ ममालिक को जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में जैसे आपने देखा है कि अभी रिसेंटली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आई थी, मगरबी हवाएं आई थी, उनके नतीजे में बड़ी शदीद किस्म की जालाबारी और बारिशें हुई हैं अक्रॉस द कंट्री और टेम्परेचर के अंदर एकदम हमें डिक्रीज देखने में आया है। उसकी बेसिक रीजन ये है कि दुनिया भर के अंदर जो कार्बन इमिशन है उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से जो मौसमियाती फैक्टर्स हैं वो बड़ी तेजी से मुतासर हो रहे हैं। तो अब एक जो नई रिपोर्ट पब्लिश की गई है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि साल 2035 तक दुनिया को कम से कम 60% अपनी कार्बन की जो इमिशन है उसको कम करना पड़ेगा, अदरवाइज संगीन नोयत के जो मौसमियाती खतरात हैं वो लाक होंगे। तो ये आज की वीडियो थी करंट अफेयर्स के हवाले से, जिसमें हमने कंप्लीट स्टडी किया, इंटरनेशनल डायनामिक्स को भी स्टडी किया और इसके साथ साथ जो नेशनल डायनामिक्स है उनको भी स्टडी किया। आई होप आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जी, अल्लाह हाफिज़।